Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 7 January, so let's get started. First news is with respect to IED blast by suspected Maoist kills 9 in Bijapur. ओके सो नक्सलिज्म पे हम ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में वीडियो कर चुके हैं। उसमें हॉलिस्टिकली सारी चीज़ें कवर है। जो भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानना है, जो भी स्टेप्स हमने लिए हैं, उसके अलावा भी जो कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं, उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स, जैसे हमें इनको कुछ ना कुछ अच्छी लाइवलीहुड प्रोवाइड करनी होगी, तभी जाकर इंसान इन चीज़ों से दूर होगा। माओइज्म को जब टैकल करने की बात आती है तो ये दो जगहों पे टैकल हो सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकली। ठीक है, और आइडियोलॉजी एक न्यू जनरेशन स्पेशली स्टूडेंट बच्चे जो होते हैं उनकी आइडियोलॉजी को शेप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका स्कूल एजुकेशन। और आप हमेशा पैटर्न देखेंगे कि माओइस्ट सबसे पहले स्कूल्स को ही ब्लास्ट करते हैं। ओके क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू काउंटर किया जाए। इसके बाद अगर हमने स्कूल्स ओपन कर भी दिए तो वहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी एक इशू बनता है, और उसमें सबसे बड़ा बैरियर बन के आता है लैंग्वेज। क्योंकि आप बच्चों को वहाँ जो पढ़ा रहे हो ट्राइबल एरियाज़ में, वो उनकी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहे हो, आप या तो हिंदी पढ़ाओगे या इंग्लिश। ओके तो जब तक हम इसको आइडियोलॉजिकली काउंटर नहीं करेंगे स्कूल लेवल पर, तब तक जनरेशन बाय जनरेशन ये चलता रहेगा, जैसा कि पिछले 70 सालों से चला जा रहा है। ओके दूसरा है कि हमें जब तक इसमें कोई डिफरेंट लाइवलीहुड प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक ये लोग एक वेल सेटल लाइफ नहीं जी सकते। और उसी में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, जब उसने कहा था कि हम यहाँ के फॉरेस्ट में जो बस्तर रीजन है वहाँ पर रबर कल्टीवेशन को प्रमोट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट, इन तीनों ने मिलकर इस चीज़ को प्रमोट किया था, और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहे। सो हमें यहाँ पर दो बेसिक मेजर लेने की ज़रूरत है। एक है इसको आइडियोलॉजिकली काउंटर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम यूथ के बीच में, वो ठीक है, बट स्कूल गोइंग किड्स के लिए यानी कि हमें एक अच्छा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन देना ज़रूरी होगा, ताकि वो कल को इनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस ना हो इन द एज ऑफ यूथ। सेकेंड इज हमें ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करनी होगी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड सच एज रबर कल्टिवेशन। ओके इस तरह की सारी बातें जो भी करंट में हुआ है वो सारी चीज़ें मेंस 450 प्लस के वीडियो में ऑलरेडी कवर है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, so you can watch that. Second is HMPV वायरस। जस्ट अ सेकेंड। ओके इस वायरस की हमने कल भी बात की थी। इतना कोई ज़्यादा डेडली नहीं है जितना हमारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह दिखा रहे हैं, क्योंकि ना तो WHO ने इसको लेकर कुछ कहा है, ना ही USA ने इसको लेकर अभी तक कुछ कहा है, और ना ही इंडिया की फॉर्मली गवर्नमेंट ने कुछ कहा है। सिर्फ हमारा मीडिया है जो इस पर हाइप क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा केसेस आने का रीज़न है उनका इम्प्रूव्ड सर्विलेंस, राइट। तो यहाँ पर हमारी हेल्थ मिनिस्टर का भी यही कहना है कि दिस वायरस इज़ नॉट न्यू टू इंडिया, देर इज़ नो कॉज फॉर अलार्म। बट चाइना में नंबर ऑफ केसेस बढ़ने को देखकर हमने भी अपने सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना शुरू किए हैं, हमने भी अपने टेस्टिंग लेबोरेटरीज वगैरह इंप्रूव करना शुरू कर दिए। ओके बट इतना भी कुछ बड़ा नहीं है कि आप इस टॉपिक को अलग से प्रिपेयर करने जाएंगे। वो मिल जाएगा आपको कोचिंग की फालतू की मैगजीन्स में, बट उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में काम आएगा। ओवर बर्डन मत कर लेना खुद को, वरना 10 साल बाद जब इस पूरे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करके निकलोगे तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ नॉलेज बट नो जॉब। एनएचआरसी आपकी लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी दिया है, उसका कॉम्पोजिशन वगैरह आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है, वो आप जान लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है सैनिटेशन वर्कर्स। इसके लिए गवर्नमेंट एक रिहैबिलिटेशन स्कीम लेकर आई थी कि ये जो वर्कर्स हैं, अब जरा आप इस फोटो को देखिए, ये बेचारा सैनिटेशन वर्कर है जो कि बिना किसी किट के, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के ये इन गंदी नालियों में उतर रहा है, अपने हाथों से इन चीज़ों को साफ कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं उन चीज़ों को क्रिटिसाइज करता हूँ जब हम बातें करते हैं ना कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू बना लेंगे, हम ये बना लेंगे, हम वो बना लेंगे, बट इनका क्या, आज तक आप इनको एक अच्छी, आपने कुछ वीडियोस अभी रिसेंटली सर्कुलेट हुए थे वो भी शायद देखे होंगे, जहाँ दो अलग अलग वीडियोस थे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वर्कर खंबे पर, पोल पर ही जल गया पूरा, राइट। तो आप अपने इन वर्कर्स को जिनकी लाइफ सीवियर थ्रेट में रहती है हमेशा, आपने उनको सेफ्टी किट्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो आप, और आप बातें करते हो बड़ी बड़ी कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना लेंगे, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू बना लेंगे। ओके सो दैट शोज़ कि हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ लाई करती हैं, दैट शोज़ कि हम लोग क्यों अपनी कंट्री में लाइफ की वैल्यू नहीं करते। नाउ अगेन लेट मी टेल यू, डोंट टेक इट पर्सनली, बट ये जॉब्स, इस तरह की जो जॉब्स कर रहे हैं, ये रिस्की जॉब्स, ये कौन होंगे, किस कास्ट से आते हैं ये, राइट, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इनकी लाइफ की वैल्यू उतनी नहीं होती है, लेकिन यही अगर कहीं बड़ी जगह पर हो जाता है, किसी पॉश इलाके में हो जाता है, या एक पर्टिकुलर हाई सोशल
स्टेचर वाले लोगों के जो ऑक्यूपेशन है उनमें कुछ हो जाता है तो बहुत हल्ला मचता है देश भर में। लेकिन इन बेचारों की लाइफ की वैल्यू ना तब थी ना आज है। ओके, अब जो यहाँ पे हमारे न्यू एनएचआरसी के हेड बने हुए हैं मिस्टर राम सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा है कि वी शुड एम्फेसाइज द यूज ऑफ मशीन्स टू क्लीन दी सीवर लाइन्स एंड सेप्टिक टैंक्स। अब ये मशीन इतनी भी महंगी नहीं आती हैं, अगर हम सारे वर्कर्स वगैरह को भी जोड़ लें तो भी हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा करीब 320 करोड़ में हमारे यहाँ के सारे सैनिटेशन वर्कर्स को रिप्लेस कर सकते हैं मशीन से ना। एक चीज़ है कि हाँ, लाइवलीहुड पे फ़र्क पड़ेगा कि जो काम ये दो लोग मिलकर कर रहे हैं वो एक मशीन कर देगी, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि जॉब्स पूरी तरह चली जाएंगी, बट ये जिसमें जान जा रही हो वो ठीक नहीं है। सेकेंड इज इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन स्कीम। अब इनमें से जो लोग ये काम छोड़कर किसी और लाइवलीहुड में जाएंगे तो उसके लिए क्या ज़रूरी होती है कि एक रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया जाए उनको, कि वो कोई ऑक्यूपेशन शुरू कर सकें, चाहे वो एक किराना स्टोर ही खोलना चाहें तो उसके लिए उनको पैसे दिए जाएं कि आप इस ऑक्यूपेशन से बाहर निकलिए। यहाँ पर जो चेयरपर्सन बने, बातें तो अब इन्होंने बहुत अच्छी की है बनते ही, बट लेट्स सी कितना इंप्लीमेंट हो पाती हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से तो हम नहीं देख रहे हैं इसमें कोई इंप्रूवमेंट। ही पॉइंटेड आउट दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग इज वन ऑफ द एरिया बीइंग टैकल्ड लेजिस्लेटिवली, इसके लिए लॉ भी बना दिया हमने। मैनेज बाय एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है, एंड सुपरवाइज बाय जुडिशरी। क्यों? क्योंकि बार बार इनकी डेथ के केसेस आते रहते हैं और फिर जाकर पेटिशन वगैरह लगती रहती हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं इनके, to eradicate it, but deaths of the sanitation worker is rampant and stress the need for running a pilot project using technology। अब जबकि वर्ल्ड ओवर कब से मशीन्स यूज़ हो रही हैं, बट हम आज भी कह रहे हैं कि हम ये जो मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इनको लेकर पायलट प्रोजेक्ट चला लें अब। ठीक है, रोबोट्स वगैरह को यूज़ किया जा सकता है फॉर क्लीनिंग सीवर लाइन्स एंड सेप्टिक टैंक्स। Look at the data, 377 persons died during the last 5 years from 2019 to 23। ठीक है, अब हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रहे, हम आज की ही अपनी गवर्नमेंट की बात कर लें जिसका टेन्योर अभी खत्म हुआ है, उसमें भी 377 पर्सनस के, और ये तो रिपोर्टेड डेथ होती हैं जिनको रिकॉर्ड किया जाता है। कई बार बेचारा मरता तो इस ऑक्यूपेशन को करते करते नहीं, कई बार लिख दिया जाता है कि उसकी हेल्थ में इशू था, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, राइट, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, बट सच्चाई ये है कि इसी डेथ के डेटा को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, शायद वो रियल डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। ड्यू टू हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, certain caste, okay, certain caste and communities are disproportionately affected by this practice, right? NHRC suggested to maintain transparency in manual scavenging data। ठीक है, क्योंकि डेटा रियल नहीं दिया जाता है कि कितने लोग इस ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो फर्स्ट थिंग इज कि वी नीड टू हैव अ क्लियर ऑनेस्ट डेटा। सेकेंड इज सीवर डेथ रिपोर्टिंग, कितनी डेथ हो रही है उसका भी डेटा चाहिए। कितना बजट आपने इसके लिए रखा गया है कि हम आपको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस ऑक्यूपेशन को छोड़िए, दूसरा ऑक्यूपेशन लीजिए, पैसे सरकार देगी। थर्ड इज अवेयरनेस कैंपेन अंडर स्वच्छ भारत मिशन। अब अवेयरनेस कैंपेन का आप क्या कर लोगे अगर सामने वाले के पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, या फिर जो लोग इनसे ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह में सारे वर्क्स आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए जा रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर्स इनको हायर करते हैं कि आप लोग ये काम कर दीजिए, पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्टर इतनी जहमत नहीं उठाता कि वो इनकी सेफ्टी का ध्यान रखे। ही डोंट केयर, उसे तो बस ये रहता है कि मुझे सरकार से जो पैसा मिल रहा है उसे मैं कम से कम में काम करवा दूं और बाकी पैसा मेरा। ठीक, तो ये जो आउटसोर्सिंग हो रही है आजकल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमेशा अपना मार्जिन ज़्यादा बचाना चाहता है और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है सेफ्टी से, राइट। सो आउटसोर्सिंग ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ जॉब्स इज़ नॉट ए गुड डिसीजन। ओके, इसके साथ ही नमस्ते स्कीम भी आई थी, दैट इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन, लेकिन इस स्कीम में भी कोई ज़्यादा मैकेनाइजेशन देखने को नहीं मिला। ओके, नो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ सुपरफिशियल ये पॉइंट्स बताएं, क्योंकि इस टॉपिक को मैं आपको सेपरेटली कवर करूँगा इन 20 मिनट्स डिस्कशन। ओके, एंड ये सारी चीज़ें देखिए ऐप पे चलती हैं, 20 मिनट्स डिस्कशन या मेंस 450+, क्योंकि न्यूज़पेपर में कंटेंट देना काम नहीं है। न्यूज़पेपर में ये है कि हम आपको ये बताएं कि आप कहाँ पर किस पॉइंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, बाकी कंटेंट तो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन न्यूज़पेपर में अगर आप रेगुलर सुन रहे होगे तो आपको ये सारे वीडियोस 20 मिनट्स 450+ ये सब इजी लगने लगेगा। ओके, एंड ऑल दिस कम्स एट जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, ये मंथली सब्सक्रिप्शन है आपके पास ऐप पर, वो आप ले सकते हैं। ओके, तो सैनिटेशन वर्कर पर हम लोग सेपरेटली एक वीडियो करेंगे डिटेल में। बाकी यहाँ पे आपने कुछ कुछ मेन इश्यूज समझ लिए होंगे कि क्यों हम लोग इससे अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे दल्लेवाल का है कि आप मेडिकल हेल्प एक्सेप्ट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का पैनल कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनकी डेथ अगर होती है तो फिर वो कुछ ना कुछ वायलेंट इश्यूज सामने आ सकते हैं। यूएस टू रिमूव इंडियन एंटिटीज़ फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट। नो, वाई यू थिंक कि इतने अच्छे रिश्ते होने के बाद भी इंडियन एंटिटीज़ क्यों अभी तक इनकी रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में थी? क्योंकि यहाँ पर जब हमने न्यूक्लियर वेपन वगैरह टेस्ट किया था तो उसमें जितनी भी कंपनीज इन्वॉल्व थी, जिन्होंने भी उसमें रॉ मटेरियल वगैरह दिया था या जो भी सपोर्ट किया था, उन सभी को यूएसए ने रेस्ट्रिक्टेड कंपनीज की लिस्ट में डाल दिया था। और ये हमेशा करता है, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो या रशिया हो, अगर कोई भी कंपनीज इन्वॉल्व होती है इस तरह के न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह में तो उनको रेस्ट्रिक्टेड कर देता है कि आपकी कंपनीज हमारे यहाँ बिजनेस नहीं कर सकती, आपके जो ग्लोबल लेवल पे ट्रांजैक्शन होंगे उनको स्विफ्ट नेटवर्क से हम नहीं होने देंगे एंड सो ऑन। फिर इसके बाद 2008 में इन सारे रिस्ट्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए इंडिया ने यूएसए के साथ साइन की सिविल न्यूक्लियर डील। दैट इज़ हम लोग सिविल न्यूक्लियर डील सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर में कॉपरेशन करेंगे, ठीक। और इसलिए मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुझे किसी और चीज़ के लिए याद रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन मुझे इस न्यूक्लियर डील के लिए याद रखा जाएगा। क्योंकि इसने क्या किया था, इंडिया का जो आइसोलेशन था पोस्ट पोखरण टेस्ट, उस आइसोलेशन को ब्रेक किया था एंड इंडिया को पे लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक हटा ली गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स विल सून रिमूव इंडियन साइंटिफिक एंड न्यूक्लियर एंटिटीज़ फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट के, क्योंकि उसने काफ़ी सारी साइंटिफिक एंड न्यूक्लियर एंटिटीज़ जो टेस्ट में इन्वॉल्व थी उन सबको रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया था। इसको रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है सो दैट वी कैन फुली रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील दैट वॉज साइंड बिटवीन मनमोहन सिंह एंड जॉर्ज बुश वे बैक इन 2008। ओके, सिर्फ ये इतनी सी न्यूज़ है, उसमें और कुछ काम का नहीं है। इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्केल न्यू हाइट्स इंक्लूडिंग इन एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। ओके, ये मोस्टली बोल बच्चन टाइप की चीज़ें। सेकेंड इज चाइना सेज इट्स प्लान डैम, जो हमने कल देखा था, विल नॉट अफेक्ट वाटर फ्लोज टू इंडिया। ये किस पे बना रहा है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। और ये कह रहे हैं कि इनका ऑलरेडी एक ऐसा डैम है जिसने वर्ल्ड अर्थ की रोटेटिंग स्पीड पे इम्पैक्ट किया है, उसको स्लो डाउन किया है, और ये उससे भी बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। दे आर प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम ओवर ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत। और उनका कहना है इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डाउन स्ट्रीम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश। बट आप अगर इस पे हमारा इम्पैक्ट, अब कल ही हमने देखा था कि यूएन कन्वेंशन है इसको लेकर, नॉन नेविगेशनल रिवर को लेकर, उसको किसी ने ज्वाइन नहीं किया तीनों में, ना इंडिया ने, ना चाइना ने, ना बांग्लादेश ने, ठीक है। तो उसके अंडर तो ये नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। सेकेंड इज कि ये प्रॉब्लम ये नहीं है सिर्फ अकेली कि इंडिया में पानी कम आएगा इससे रिवर में, प्रॉब्लम उससे ज़्यादा बड़ी है। एंड द बिगर प्रॉब्लम इज, जस्ट अ सेकेंड, the bigger problem is that this project is located in ecologically fragile Himalayan region along the tectonic plate boundary. Now you know India and यूरेशियन प्लेट यहाँ पे सबडक्ट होती हैं, राइट, यू नो ना, आपने पढ़ा होगा वहाँ पे। ये है यूरेशियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट जो है वो इसके नीचे सबडक्ट हो रही है, राइट। और इसी वजह से ये जो रीजन है नेपाल वाला, भूटान वाला या पूरा हिमालयन रीजन, यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह आ सकते हैं क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट सबडक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसी जगह पर आप इतना बड़ा डैम बनाएंगे जो मैसिव वाटर को होल्ड करेगा, तो वो इन अर्थक्वेक्स को और ज़्यादा सीवियर बना सकता है। एंड जस्ट इमेजिन कि इस अर्थक्वेक की वजह से अगर ये डैम ब्रेक हुआ, वैसे तो चाइना की चीज़ इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होती, वो सब फालतू की बातें हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट ख़राब होते हैं, ठीक है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में मार्वलस काम किया है एकदम, ठीक है, सुपर सॉलिड। तो यहाँ पर अगर वो कल को ब्रेक होती है तो फिर उससे डिजास्टर भी आएंगे तिब्बतन रीजन में। इन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जियोलॉजिकल कंडीशंस एंड राइट्स। जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल। सॉरी। ओके। एंड इंटरेस्ट रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज ऑफ डाउन स्ट्रीम कंट्रीज। तो ये डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ की जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह है, बट उससे ज़्यादा बड़ा इशू होगा यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ के एनवायरनमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज़ ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स का यहाँ पे हमें सबडक्शन देखने को मिलता है, उस पर क्या असर पड़ेगा इस मैसिव डैम का, वो सब चाइना ने कंसिडर नहीं किया है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपके वाटर फ्लो पे असर नहीं पड़ेगा, बट उसके अलावा भी इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा वो भी उतना ही बड़ा कंसर्न है। विमेन लीडर्स प्ले की रोल इन ड्राइविंग चेंज। विमेन्स ही चलाएंगे देश, बिकॉज तो आदमी लोग तो नशे में डूबे हुए हैं। दिस ड्रिंक्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स, इसने सब बर्बाद कर रखा है। आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देख लीजिए, चाहे आप पंजाब को देख लीजिए या हरियाणा के कुछ पॉकेट्स को देख लीजिए, दिस ड्रग्स एंड अल्कोहल इसने बहुत बर्बाद कर रखा है। एनीवे, चलिए,
विमेन लीडर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्योंकि इन्होंने अपना करियर जो शुरू किया था वो किया था म्यूनसिपैलिटी से क्यों कर पाई थी ये? क्योंकि 74th अमेंडमेंट ने कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन दिया था। वहाँ से म्यूनसिपैलिटी से पहुँच पढ़ के आगे चल के मिनिस्टर बनी, गवर्नर बनी एंड फाइनली वो प्रेसिडेंट बनी। राइट, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये हमारी जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट थी, इन्होंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है वुमेन को लीडरशिप पोजीशन या पॉलिटिकल फील्ड में लाने के लिए। ठीक है, वो सब अलग पॉइंट्स है कि वो पति पंचायत टाइप की चीज़ें चलती हैं कि वो सब हस्बैंड उनको बस रबर स्टैम्प बना के रख देते हैं। बट अगेन जो भी हो, लेकिन 73rd 74th अमेंडमेंट ने 1/3 रिजर्वेशन देकर वुमेन को लीडरशिप रोल में तो लेकर आए। अब हम लोग 1/3 रिजर्वेशन लेकर आ गए हैं एमएलए और एमपी, यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। लेकिन ये कब लॉन्च होगा? पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद जाकर जो इलेक्शन होंगे प्रोबेबली होपफुली 2029, तब जाकर ये 1/3 रिजर्वेशन पेमेंट के लिए लागू होगा। ओके, इसके अलावा क्या जॉब्स की अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की, तो कई स्टेट्स हैं जिन्होंने 35 से लेके इवन 50% तक रिजर्वेशन दिया है। जैसे बिहार है आपका, उसने 50% रिजर्वेशन कर दिया विमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश है, उसने विमेन के लिए 35% रिजर्वेशन कर दिया इन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। राइट, अभी रिसेंटली किया गया है। तो ये सारे पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने इनके लिए हैं। इनकी सोशल वेलबींग और थोड़ी सी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए क्या किया गया, कहीं पे 1000 रुपीज़, कहीं पे 2000 रुपीज़, इस तरह की मंथली सपोर्ट अश्योर किया गया है। कल हमारे मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा है कि मैं इसको बढ़ा के 3000 भी कर दूंगा, तो फिर जॉब्स की ज़रूरत ही क्या है। एनीवे, ही प्रेज्ड द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ द ट्राइबल वुमेन। अब इसका एक एग्जांपल है मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से, कुछ विमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया था, बकरी के दूध से साबुन बनाया था एंड सोप। ओके, एंड उस सोप की फॉरेन में काफ़ी डिमांड आई है। ठीक है, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके मैं आपको यूट्यूब से लिंक भेजूँ अपने ग्रुप में, वो सब फालतू की बातें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक छोटी छोटी न्यूज़ पे 10-10 15 मिनट की वीडियोस देखोगे। जस्ट रिमेंबर कि हाँ, मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल ग्रुप है जिसने गोट मिल्क, बकरी के दूध से सोप बनाया एंड उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड रही है वर्ल्ड ओवर। तो ये जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है स्पेशली अमंग द ट्राइबल वुमेन्स, दिस इज क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंट विलेजेस थ्रू इनिशिएटिव इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, ऑनलाइन बिजनेसेस एंड लोकल प्रोडक्शन। ओके, बट प्लीज़ इसमें वो आदिवासी ऑयल जैसी बकवास बातें मत लिखना, वो बहुत बड़ा स्कैम था, और वो आदिवासी ऑयल था भी नहीं, वो पता नहीं किसने उसको फाइनेंस किया, आज तक गवर्नमेंट ने उसकी जांच नहीं करवाई, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आदिवासी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार से एडवर्टाइजमेंट करवा लेंगे। एनीवे, नो दिस इज वन मोर थिंग जो आपके फॉर्डर पॉइंट की तरह काम करेगा मेंस में। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर इन सिक्किम। अब ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, इनकी तो बहुत बातें हो चुकी है। अगर किसी को फिश खाना है ऑर्गेनिक केमिकल फ्री, तो उसके लिए सिक्किम में पहला क्लस्टर बनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें आप अपने हेल्थ के टॉपिक्स में लिखिए, ठीक है, चाहे इकॉनमी में लिखिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह के ही फॉर्डर पॉइंट्स आपके काम आएंगे। अब ये चीज़ें आप मैगजीन पर रिलाई मत कीजिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने थॉट्स बनाने पे ध्यान दीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पे ध्यान दीजिए। आपकी ओरिजिनलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके आंसर्स में, वो रॉट लर्निंग वाली चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, वो कुछ मेन टॉपिक्स के लिए हमें करनी होती है, और वो हम करते हैं मेंस 450+ एंड 20 मिनट्स डिस्कशन में। ठीक है, और प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज हम लोग कर ही रहे हैं साथ साथ। देखिए, अगर आपने पूरा एक कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ी है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन किसी एक को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन को पूरा हॉलिस्टिक बनाएगा। डोंट कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल टू दैट यूट्यूब चैनल। कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में बनेगा। इट विल बूस्ट फार्मर इनकम। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ज़्यादा महंगे प्राइस में बेच सकता है। सेकेंड इज प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन एक्वाकल्चर, क्योंकि उतने ज़्यादा केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं होगा तो इनपुट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। सो द प्रोजेक्ट एम्स टू सेल एंटीबायोटिक, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक फिश इन द इको कॉन्शियस मार्केट्स सच एज यूरोप एंड अमेरिका। ये कहाँ पे ये प्रोजेक्ट लाया गया है? अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस स्कीम को मैं आपको ऑलरेडी तैयार करवा चुका हूँ पहले, प्रीलिम्स में दोबारा कर लेंगे। कवरिंग ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। अब इन दो स्टेट्स को यहाँ से क्यों छोड़ा गया है वो हमारा कंसर्न नहीं है, बस याद रखिए कि इंडिया में पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर बनाया जा रहा है सिक्किम में। इससे इनपुट कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को केमिकल फ्री फिश भी मिलेगी। एट द सेम टाइम जो यहाँ के फिश फार्मर्स होंगे इनको अच्छी प्राइस मिलेगी। ओके, इनकम बढ़ेगी इनकी। सोशल मीडिया अकाउंट कैन बी डिलीटेड आफ्टर डेथ। बस ये सिंगल पॉइंट है जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जो रूल्स आने वाले हैं
डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन रूल्स के अंडर में ये पॉइंट भी डाला गया है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स कैन बी डिलीटेड आफ्टर डेथ प्रोवाइडेड कि वो कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ज़रूरत ना हो उस डेटा की। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो फिर आप वो उसकी डेथ के बाद डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये एक सिंगल पॉइंट है उसमें। बाकी जब ये रूल्स आएंगे तब हम इनको और डिस्कस करेंगे। ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है क्योंकि यहाँ पर कई कंट्रीज ने डिक्लेयर किया है कि 2024 हमारे यहाँ भी सारे हीट रिकॉर्ड्स को ब्रीच कर चुका है, और इंडिया में भी यही हुआ है। 2024 वॉज देयर हॉटेस्ट ईयर, ये कई कंट्रीज का कहना है, और इंडिया ने भी यही कहा है कि इट वॉज हॉटेस्ट ईयर सिंस 1901। हमने देखा लास्ट ईयर कि मीन सरफेस एयर टेम्परेचर जो था इट वॉज 1.54 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। और हमने पेरिस क्लाइमेट में क्या गोल रखा है, 1.5 डिग्री तक रोकना है, या फिर एटलीस्ट 2 डिग्री के अंडर तो रोकना ही रोकना है। ओके, नेक्स्ट इज ब्राज़ील ने भी अपना हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया। ये सब अलार्मिंग है क्योंकि इससे क्या होता है, देयर इज़ अ क्लियर कोरिलेशन कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब डिजास्टर ज़्यादा आएंगे। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वाटर वार्म होता है ओशंस का, उससे हो जाता है सी लेवल राइज। ठीक है, क्योंकि जो गर्म पानी होता है इट टेंड टू राइज, तो सी लेवल राइज होगा तो कुछ ना कुछ कोस्टल एरियाज जो होंगे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का, फिर वो माइग्रेट करके इंटीरियर में जाएंगे, और फिर वही सारे सोशल इश्यूज आ जाते हैं कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ साइक्लोन आने लगे, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों के साथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि 15 दिन में आने लगा है, 10 दिन में आने लगा है, इंटेंसिटी यानी बहुत सीवियर आने लगा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है, साइक्लोन आपके ज़्यादा आने लगे हैं, आपकी हीट वेव्स ज़्यादा चलने लगी हैं। हीट वेव्स के रिस्पेक्ट में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल अब तक याद कराएं। पंजाब में हीट वेव आई, हमारे यहाँ वीट प्रोडक्शन 20% तक गिर गया, राइट। जापान ने हीट वेव्स की मार झेली इस साल, और साउथ कोरिया ने भी हीट वेव की मार झेली, राइट। तो ये सारे डिजास्टर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्लाइमेट बढ़ रहा है ये उस सब के ही इम्पैक्ट हैं। ठीक है, कहीं पे ड्रॉट देखने को मिल रहा है तो कहीं पे फ्लडिंग, कहीं पे वायलेंट स्टॉर्म देखने को मिल रहे हैं तो कहीं पे एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि हीट वेव। सो देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन वेदर डिजास्टर सफर्ड इन द कंट्री एंड अ वार्मिंग ऑफ ओशियन सरफेस टेम्परेचर। चाइना की बात करें तो चाइना लीडिंग एमिटर है, बट उसने कहा है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पीक कर दूंगा बाय 2030, इसके बाद वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और हम फाइनली नेट जीरो बन जाएंगे बाय 2060। और इंडिया ने कहा है हम नेट जीरो बन जाएंगे बाय 2070। द टॉप 4 वार्मेस्ट ईयर एवर वर पास्ट 4 ईयर। अब यही सारी पिक्चर क्लियर कर देता है कि पिछले जो 4 साल रहे हैं वो 21st सेंचुरी के सबसे गर्म 4 साल थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपने डेटा के लिए ज़रूर याद रखिएगा आंसर में लिखने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइजिंग टेम्परेचर बट इट हैज़ ए नॉक ऑन इफेक्ट ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा हीट इन द एटमोसफियर एंड सी। नॉक ऑन इफेक्ट ये जो सारे हमने ऊपर डिस्कस किए। डेडली फ्लडिंग देखी गई स्पेन, कीनिया, चाइना, इंडिया में। वायलेंट स्टॉर्म्स देखे गए यूएस, फिलीपींस में। ड्रॉट एंड वाइल्ड फायर्स देखी गई साउथ अमेरिका एंड स्पेन में, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स ही मिलकर आपको एक अच्छा आंसर बना के देते हैं। कोलिजियम एंड चेंजेस इट में स्टिल बी अर्ली डेज। अब यहाँ पे सिर्फ 2-3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोलिजियम का मैटर आपको पहले मैं कई बार समझा चुका हूँ। ठीक है, कोलिजियम कैसे इवॉल्व हुआ। फर्स्ट जज केस जो वर्ड डिस्कशन में आया वो था कंसल्टेशन, तो कह दिया कि ठीक है कंसल्टेशन इज मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इट डजंट मीन कॉन्क्रेंस। ठीक है, ये फर्स्ट जज केस में कह दिया। सेकंड में क्या कहा, नो नो नो, कंसल्टेशन मीन्स कॉन्क्रेंस, यानी कि जो जुडिशियरी कहेगी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे वही सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को करना होगा। मगर ये कॉन्फ्रेंस वर्ड अकेले नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे अपने साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस को, राइट। इस तरीके से कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ। फिर थर्ड जज केस आया, उसमें इसको और बढ़ा के कहा गया कि नहीं, सिर्फ 2 जज नहीं, आप 4 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करेंगे और ये मिलकर बनेगा कोलिजियम। और ये जो रिकमेंडेशन देगा वो रिकमेंडेशन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और वहाँ से कैबिनेट से अप्रूव होकर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से जो रिकमेंडेशन कोलिजियम ने दे दिया उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ डिले कर सकती है या फिर उसको रिटर्न कर सकती है एक बार को कि आप इसको थोड़ा सा फिर से कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन अगर फिर दोबारा भेज दिया कोलिजियम ने तो फिर उसको रेकमेंड करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि इस बंदे को अपॉइंट कर दीजिए। ओके, अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि चीफ जस्टिस का बेटा कई बार चीफ जस्टिस बनता है, जैसे डॉक्टर ये हमारे जो अभी रिटायर हुए हैं चंद्रचूड़। ओके, और कई सुप्रीम कोर्ट जजेस के बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट जजेस बने हैं। तो ये दिखाता है कि ये जो कॉलेजियम है ना, इसमें अंकल जज सिंड्रोम चल रहा है। जज के बेटे, भतीजे, बेटी ये जज बनते जा रहे हैं। तो इस कॉलेजियम में रिफॉर्म की बात की गई। अब यहाँ पे रिफॉर्म इन्होंने सिर्फ 2 रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट कि जिन कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा ऊपर एलिवेट करने के लिए हायर जुडिशरी में, उनके इंटरव्यू होंगे। सेकंड कि यहाँ पर
जो जिनके ऑलरेडी रिलेटिव्स, नियर रिलेटिव्स ऊपर हायर जुडिशरी में बैठे हैं, तो ऐसे को कंसिडर नहीं किया जाएगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है। लेकिन उसमें फिर एक और कंसर्न निकल के ये आता है कि हो सकता है इसमें कि मैं टैलेंटेड हूँ, ठीक है, मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म, लेकिन जस्ट बिकॉज माई अंकल इज ऑल्सो दे आर इन सुप्रीम कोर्ट, दैट डजेंट मीन कि मुझे कंसिडर ना किया जाए, राइट। बस यही 3 पॉइंट पूरे काम के हैं इस इतने बड़े आर्टिकल में। तो चलिए इस आर्टिकल को हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम डिजिटल वाले आर्टिकल पे। ये सारा रेलेवेंस है, ये आप खुद पढ़ लिया कीजिए पीडीएफ में से कि कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, दिस कोलेजियम सिस्टम ये करता है सारी अपॉइंटमेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, ये करता है हमारे सारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। लेकिन इसमें हमेशा से डिमांड की जा रही थी रिफॉर्म्स की, क्योंकि ये माना जाता था ये अंकल जज सिंड्रोम से अब ग्रस्त है ये पूरा सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने 2 रिफॉर्म्स किए हैं। फर्स्ट इज वी विल कंडक्ट द इंटरव्यूज ऑफ द कैंडिडेट्स recommended फॉर एलिवेशन टू द हाई कोर्ट, और सेकंड इन्होंने कहा है कि वी विल अवॉइड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हुज रिलेटिव्स हैव सर्व्ड इन हायर जुडिशरी पोजीशन। तो बस यही 2 पॉइंट्स मेन हैं यहाँ पर। आप इंटरव्यू करवा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी ये तो टाइम बताएगा। सेकंड इज कि आप कह रहे हो कि हम उनको कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे जिनके नियर रिलेटिव्स हायर जुडिशरी में ऑलरेडी हैं, तो इसमें तो फिर कंसर्न आएगा कि हाँ, इससे तो फिर जो हो सकता है कोई बहुत अच्छा टैलेंट हो, ठीक है, वो बाहर निकल जा रहा है। बट डिमांड ये की गई थी कि आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 4 सीनियर जजेस बैठ रहे हैं, इसको रिफॉर्म कीजिए पहले। इसमें आप और भी लोगों को जगह दीजिए, चाहे तो एक मिनिस्टर को जगह दे सकते हो, ठीक है, और इसके अलावा आप चाहो तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जगह दे सकते हो, साथ में ही एक आपके बार काउंसिल के चेयरमैन को भी जगह दी जा सकती है। ये कॉलेजियम एक बार रिफॉर्म हो जाता, उसके बाद ये होता कि अब इनवाइट करेंगे हम लोग एप्लीकेशंस, और इन एप्लीकेशंस पे बेस हम लोग इंटरव्यू करेंगे, और ट्रांसपेरेंटली फिर पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी वो चीज़ें कि अगर इस जज के खिलाफ कोई ऐसा कोई केस है या कुछ है, तो उस तरह की चीज़ें लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं, उसके बाद जाके इनके नाम रेकमेंड किए जाते टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये जो पावर है अपनी कोलेजियम वाली, इसको इन्होंने एक्सक्लूसिवली सिर्फ जुडिशरी के लिए रखा हुआ है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यूके में यही सिस्टम चलता है, ओके। फ्रांस में भी इसी तरह का सिस्टम चलता है, ऑलमोस्ट 30 लोगों की पूरी टीम होती है जो सिलेक्ट करती है जजेस को। बट इंडिया में अब ये क्या कह रहे हैं इतना क्रिटिसिज्म होने के बाद कि हम लोग इंटरव्यू करवा लेंगे, और सेकंड ये कह रहे हैं कि हम लोग जिनके रिलेटिव्स हैं ऊपर उनको जितना हो सकेगा अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, राइट। यहाँ पे सबसे बड़े कंसर्न और चैलेंजेस यही निकल जाएंगे। फर्स्ट इज देयर अ रिस्क ऑफ ओपेसिटी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ किया गया? क्या ये इंटरव्यू जो दिए जा रहे हैं, क्या उस इंटरव्यू में कोई नॉन जुडिशियल मेंबर भी बैठा है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कोई फेवर नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे अभी भी ओपेसिटी का रिस्क है और ट्रांसपेरेंसी का भी अभाव है। सेकंड इज टेंडेंसी टू एक्सक्लूड द डिजर्विंग कैंडिडेट ड्यू टू ओवरली कॉशियस मेजर। अब यहाँ पे आपने ज़्यादा ओवर कॉशियस मेजर ले लिया है कि अगर आपके कोई रिलेटिव ऊपर बैठे हैं तो हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यार हो सकता है ये कोई बंदा वाकई डिजर्विंग हो, तो उस टैलेंट को आपने यहाँ पे बाहर कर दिया। थर्ड इज रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल ऑटोनॉमी इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। अगर इंप्लीमेंट करेक्टली कर लिया तो ठीक, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर वही सब बातें वापस हो जाएंगी जो ऑलरेडी जुडिशरी में प्रॉब्लम चल रही है, ओके। सो दीज 2 आर द रिफॉर्म्स जो इन्होंने किए हैं, एंड दीज 3 आर द चैलेंजेस जो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट का रोल कुछ नहीं होता, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को, लेकिन प्रोसेस कुछ इस तरीके का है कि अगर कॉलेजियम दोबारा रिकमेंड कर देगा उसी नाम को तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ओके। देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी इन द प्रोसेसेस मे लीड टू जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव कन्फ्रंटेशन। और इसी वजह से अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जब थे तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि आप हमारे जो नाम हम लोग भेजते हैं आप उसको डिले करते हो, ठीक है, आप उनको रोक के रखते हो, रिजेक्ट भी नहीं करते हो, अपॉइंट भी नहीं करते हो, तो ये कन्फ्रंटेशन फिर उनकी शुरू हो जाती है, ओके। सो there is still need for reform. First is we need to create a more transparent and merit based system for judicial appointment. अगर किसी का अंकल ऊपर बैठा भी है लेकिन अगर बंदे में मेरिट है, उसके वो डिजर्विंग है, तो फिर आप इस तरीके का कोई प्रोसेस क्रिएट कीजिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो एंड मेरिट बेस्ड सिस्टम वो फॉलो करे। सेकेंड इज ensuring that collegium decision reflect the diversity. क्यों अभी तक हमारे देश में जो 96% जजेस बने हैं वो सिर्फ ब्राह्मण एंड बनिया कम्युनिटी से आते हैं। अगेन डोंट टेक इट पर्सनली यार, ठीक है, बट वो आते 2 ही कम्युनिटी से, तो ये क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अधिकतर हमारे पास केसेस आते हैं रिजर्वेशन रिलेटेड, SC ST OBC उसमें इन्वॉल्व होता है काफ़ी हद तक, लेकिन जजेस जो ऊपर बैठे हैं पूरी 7 जज बेंच पे वो क्या बैठे हैं? मेजोरिटी ब्राह्मण्स, ठीक है।
आई एम नॉट सेइंग कि वो बायस होंगे, बट अगेन इनका इनका ये पॉइंट भी सही है कि इसमें डाइवर्सिटी कहाँ है इस बेंच में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपने बिठा दी 7 जज, 9 जज या 11 जज या 13 जजेस की, इसमें डाइवर्सिटी कहाँ है? यहाँ तो एक ही कम्युनिटी से आए हुए लोग बैठे हुए हैं, राइट। सो हमें कॉलेजियम के डिसीजन में ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि समाज के सभी तबके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ दिखे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चाहे किसी भी कम्युनिटी से आओ आप, अकाउंटेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है जजेस की, अकाउंटेबिलिटी बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर इंडिपेंडेंस, राइट। सो ये दो फर्दर रिफॉर्म है जो कि हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। सो इस पूरे आर्टिकल से आप अपने नोट्स में लिखेंगे ये दो रिफॉर्म्स जो किए गए हैं कॉलेजियम सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, बट उसके बाद भी ये 3 चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट करते हैं। ये फर्दर 2 रिफॉर्म्स और हैं जो करने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल है एनहांसिंग गवर्नेंस इन द डिजिटल वे। तो डिजिटल वे में डिजिटली गवर्नमेंट ने काफ़ी इंप्रूव किया है। आपने एक नंबर सुना होगा, आई गॉट, ठीक है, ये बनाया गया। उसी तरीके से एक और स्कीम आई थी करमवीर। ये सब क्यों लेकर आए? ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, राइट। हमने सारी चीज़ें ई गवर्नेंस पोर्टल इनके थ्रू हमने क्या कोशिश की है कि सारी फाइल्स जो हैं वो पेपर वर्क, फाइल पे फाइल इकट्ठी होती रहती हैं ऑफिस में, ये सब ऑनलाइन वे में चले और सब में एक फिक्स टाइम फ्रेम हो कि आज ये फाइल इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास गई है, यहाँ से 3 डेज में क्लियर हो जानी चाहिए और इस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी जानी चाहिए। और इस डिपार्टमेंट जब भी ये फाइल रिसीव करेगा 7 डेज में आप इसको क्लियरेंस दीजिए या रिजेक्ट कीजिए, राइट। तो ये सब हमने ऑनलाइन क्यों किया? ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो। अगर ये बंदा यहाँ से इसके डिपार्टमेंट से 7 डेज में इस फाइल पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपके डिपार्टमेंट में फाइल आई, अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ी। ओके, सो यहाँ पे एनहांसिंग द गवर्नेंस द डिजिटल वे, ये यूपीएससी रेलेवेंस है, आप खुद देख लेंगे इसको कहाँ अपने सिलेबस में जोड़ सकते हो आप। डिजिटल गवर्नेंस, इंडिया हैज़ अंडरटेकन ए transformation to improve citizen service and enhance the capabilities of government employees थ्रू डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ठीक है, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और कैपेबिलिटीज़, ठीक है, एक टर्म हमेशा चलता है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि बेटर स्किल्स वगैरह उनकी, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंटली वो वर्क कर पाएँ। क्योंकि ब्यूरोक्रेट का काम क्या होता है? कम से कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट जनरेट करके देना, ठीक है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इतने एफिशिएंटली यूज़ करना कि कम से कम इनपुट, उस इनपुट में टाइम भी इंक्लूड हो जाता है आपका, कम से कम इनपुट में आप बेटर सर्विसेज दे सको, बेटर आउटपुट दे सको। और वही आपको करना है प्रिपरेशन में, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, यानी कि अच्छा आंसर लिखना है कम से कम इन्फॉर्मेशन होते हुए भी, क्योंकि आपके ब्रेन की एक लिमिटेशन है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सब कुछ याद नहीं रख सकते। ओके, सो ऑलवेज रीड इस तरीके से कि एग्जाम में जो यूज़ कर सको। सो दिस डिजिटल गवर्नेंस एम्स टू मेक डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव। यही 3 बजवर्ड होते हैं जब भी हम ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट की बात करते हैं। इट शुड बी एफिशिएंट, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी इंक्लूसिव एज वेल एज इट शुड बी अकाउंटेबल, राइट। सिर्फ ये 4 वर्ड्स हमेशा याद रखिएगा जब भी आप डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखें। तो डिजिटल इनिशिएटिव में सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने लॉन्च किया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, 2020 में लॉन्च किया गया। फोकस क्या था? टू इक्विप द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विद एसेंशियल स्किल्स इन डेटा एनालिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, राइट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, नोट डाउन इन योर कॉपी। सेकेंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। अब ऐसा नहीं है कि हमने जब प्रिपरेशन की यूपीएससी की तो बहुत कुछ सीख लिया, उसके बाद अगले 30 साल को सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, बस बैठे हुए हैं कुर्सी पे। सो देयर शुड बी इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग थ्रू पर्सनलाइज एज वेल एज फ्लेक्सिबल ऑनलाइन ट्रेनिंग टू एंश्योर द अडेप्टेबिलिटी। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। सेकेंड इज और क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं इसके अलावा? ई ऑफिस इनिशिएटिव एंड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस आपको पता है कि इसने प्रोक्योरमेंट को सिंप्लीफाई किया है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सपोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को स्टेशनरी का सामान चाहिए, ठीक है, पेपर्स, पेन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। तो किस दुकान से किस सप्लायर से प्रोक्योर कर रहे हैं, उस किस प्राइस पे कर रहे हैं, ये सारी अकाउंटेबिलिटी वगैरह यहाँ पे इंश्योर की गई थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सेकेंड इज ई ऑफिस इनिशिएटिव, इट ऑटोमेट्स द वर्क फ्लोज, यानी कि ये फाइल आज इस डिपार्टमेंट के पास है तो कितने दिन में ये अगले डिपार्टमेंट के पास पहुंच रही है, उस डिपार्टमेंट ने कितने दिन में इसमें कोई एक्शन लिया या नहीं लिया और अगले डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की या नहीं, ये सब फॉलोअप होता है यहाँ से ई ऑफिस इनिशिएटिव से। इट ऑटोमेट्स वर्क फ्लोज, रिड्यूस पेपर वर्क एंड एनहांस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रीवांसेज रिड्रेस।
बट उसके बाद भी कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। अब एक आदमी जो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स होगा, अभी सर्विस के 10 साल बचे हैं, ठीक है, आप ले लीजिए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल पर या एसआई लेवल पर, आपको लगता है कि उसके पास वो डिजिटल स्किल्स होंगी आज की? नहीं होंगी। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ आंगनवाड़ी है या कुछ पुलिस स्टेशन है, ये इतने बैकवर्ड एरियाज में ऑपरेट करते हैं कि वहाँ डिजिटल टूल्स भी नहीं है, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये डिजिटल डिवाइड जो होता है, लैक ऑफ एक्सेस टू डिजिटल टूल्स एंड रिलायबल इंटरनेट, particularly in rural areas, this limit the inclusivity. Second is resistance to change, varying level of enthusiasm. अब 50 साल के आदमी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस एज में कुछ नया सीखने की इच्छा रखता होगा। ये बहुत रेयर होता है। सब मोदी जी जैसे नहीं होते जो इतने टेक्स हैवी होते हैं कि वो किसी भी एज में न्यू टेक्नोलॉजी सीखने के लिए उतने एक्साइटेड रहते हैं। वेरिंग लेवल ऑफ एंथुसियाज्म एंड डिजिटल रेडीनेस अमंग द एम्प्लॉयज, तो वो लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कई बार चेंज। Third is cyber security concern, ensuring the protection of sensitive information as government operations shift online. अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर सारी फाइल्स ऑनलाइन मूव कर रही हैं तो फिर आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचर डायरेक्शन। फ्यूचर और हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन फोस्टर एन एनवायरमेंट दैट एनकरेजेस द इनोवेशन while addressing challenges like skill gap, digital inclusion, and employees' readiness. Second is integrate continuous learning and capacity building measures to align governance with evolving public expectation. ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज डिजिटल गवर्नेंस मॉडल। सो इंडियाज अप्रोच कैन सर्व एज अ बेंचमार्क ग्लोबली। जब हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं या वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो हम उसमें यही कहते हैं कि इंडिया से सीख सकता है वर्ल्ड, ठीक है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू यूपीआई, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आधार। उसी तरीके से हमारा ये जो ई फाइल सिस्टम हम लोग लेकर आए, ठीक है। They can serve as a benchmark globally, emphasizing the inclusivity, transparency, and innovation, and recognition of the needs for dynamic and adaptable governance models to meet the demands of digitally driven world. ओके, तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड रखेंगे। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी। तो इस बार हमारे 3 मेजर समिट्स हुए, तीनों लगभग फेल रहे, कोई आउटकम नहीं आया। हमने थोड़े दिन पहले देखा था, ठीक है। यूपीएससी में क्या रेलेवेंस है कहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा ना। बाकू में 24 की कॉन्फ्रेंस हुई, UNFCCC, ओके, इसकी। The climate treaty now emphasizes a shift away from post-colonial framework of donor and recipient. तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई कि डेवलप कंट्रीज जो हैं वो कहती हैं कि अब हमारी खुद की इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, हमसे बेटर तो इंडिया, चाइना जैसों की चल रही है, इंडोनेशिया की चल रही है, ब्राज़ील की चल रही है, तो आप लोग भी अब जिम्मेदारी से भागिए मत, हम कोई फंड नहीं दे सकते आपको, अगर काम करना है अब तो मिलके करना होगा। यहाँ पे कोई डोनर रिसीवर जैसा कंसेप्ट अगर हम लोग लेके चलेंगे माइंड में आगे भी, तो हम COP30 में भी कुछ निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज द वर्ल्ड नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस डोनर एंड रेसिपिएंट माइंडसेट। डेवलपिंग कंट्रीज दे आर एनकरेज टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे चाइना ने कहा है 2060 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, 2070 तक हम लोग हो जाएंगे, 2030 तक अपने अपने एमिशंस पीक कर लेंगे। तो इवन डेवलपिंग कंट्रीज इनको भी अब जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है। 92 वर्ल्ड समिट हुआ था, रियो समिट, वहीं से ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। G7 कंट्रीज़ को ज़्यादा कहा गया था कि आप लोग रिड्यूस कीजिए अपने एमिशन को, बट उन्होंने फाइनेंस को लेकर कोई ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दी थी। चैलेंजेस क्या है क्लाइमेट पॉलिसी में? सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे टोटल डिस्कनेक्ट है बिटवीन द एकेडमिक रिसर्च जो इन क्लाइमेट वगैरह को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दूसरा कि ये जो नेशंस हैं G7 कंट्रीज, गवर्नमेंट के बीच और एकेडमिक रिसर्च के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट है, ओके। और ये जो G7 कंट्रीज़ हैं ये हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करती हैं अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, क्योंकि हम लोग तो बात करते हैं कि CBDR प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कहती हैं कि नहीं, जो हो गया हिस्टोरिकली हो गया, बट हम कोई ज़्यादा फंडिंग नहीं दे सकते। ग्लोबल साउथ को इसके सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ती है बिकॉज दे रिप्रेजेंट 80% ऑफ द पॉपुलेशन बट बियर्स द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। G7 एमिशंस नाउ अकाउंट फॉर जस्ट 25% ऑफ ग्लोबल एमिशन। आज जितने हो रहे हैं उसमें से G7 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट जबकि एशिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? 55%, ओके। ये 55% तक हो जाएगा बाय 2050। सो न्यू फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो प्रपोज किया जाता है वो है कि जस्टिस तो रहेगी सेंटर पे, बट मूव टुवर्ड्स जस्ट ट्रांजिशन पॉलिसीज टू एड्रेस द इनएक्विटीज इन अर्बनाइजेशन एंड एनर्जी कंजम्पशन। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब यही होता है कि जो इनएक्विटीज है उसको टैकल किया जाए। अब इक्वालिटी और एक्विटी इसमें क्या फ़र्क है वो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट अगेन। क्रिटिक ऑफ करेंट ग्लोबल गवर्नेंस, इट प्रेजेंट एन अरेंजमेंट फेवर G7 विद inadequate representation of the global south and trade restrictions, carbon pricing, exacerbate income inequality। अब यूरोप जब CBM जैसी चीज़ें लेकर आता है, ठीक है, समझाया है मैंने आपको क्या है ये, ठीक है। तो CBM जैसी चीज़ें जब लेके आता है यूरोप, तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखता कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे इसका असर क्या होगा,
ठीक, आपने सिर्फ ये कह दिया कि हम अपनी कंपनीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ कि उससे इनक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी वर्ल्ड ओवर। ये डेवलपिंग कंट्रीज जो आपकी मार्केट को टैप करने की कोशिश कर रही हैं, फिर वो क्या होगा उसका, राइट? उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल बना दिया आपने। एनीवे पुरानी वो सब चीज़ें नहीं लिखनी है, लेकिन नोट्स में ये ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर पॉलिसीज। फर्स्ट वी नीड टू हैव डिसेंट्रलाइज कॉपरेशन लाइक ब्रिक्स एंड पार्टनर नेशंस टू स्टैब्लिश ऑल्टरनेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क। अब उसी पे मत रहो वर्ल्ड लेवल पर, यूएन पे, कि वहाँ पे कोई डील होगी तभी हम लोग कुछ करेंगे क्लाइमेट के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी मार कौन झेल रहा है? एशिया, और आगे भी एशिया ही झेलेगा। तो एटलीस्ट आप अपने लेवल पर ब्रिक कंट्रीज या जो भी पार्टनर कंट्रीज हैं अलग अलग उसमें, ठीक है, इनको अब अपने लेवल पर तो कोऑपरेशन करना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पर नहीं हो पा रहा है तो डिसेंट्रलाइज कोऑपरेशन कर लीजिए। सेकंड इज यूएन क्लाइमेट नेगोशिएशन। द फोकस शुड बी ऑन इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन स्पेशली फॉर वल्नरेबल नेशन। ठीक है, तो इसके लिए बनाया तो गया है लॉस एंड डैमेज फंड, लेकिन उसमें अभी तक कोई फंड एलोकेट किया नहीं है। थर्ड इज मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। सस्टेनेबिलिटी साइंस एंड अर्बनाइजेशन रिसर्च शुड गाइड फ्यूचर पॉलिसीज। ये जो रिसर्चर्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, सस्टेनेबिलिटी साइंस एंड अर्बनाइजेशन रिसर्च वगैरह करने में। फोर्थ इज रिफॉर्म एट डब्ल्यूटीओ, एड्रेस द डिसफंक्शनैलिटी। अब ये डब्ल्यूटीओ क्यों डिसफंक्शन पड़ा हुआ है पूरा, उसका रीज़न है यूएसए, वो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था। एंड इंश्योर जस्टिस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, क्यों यूएसए वहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहा है? ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, स्पेशली दी फर्स्ट 3। ओके, डिसेंट्रलाइज कॉपरेशन कर सकते हैं, क्लाइमेट यूएन की जो नेगोशिएशन है उनको चलने दो, लेकिन एक्विटी इंश्योर करने के लिए हम उस पर नेगोशिएट कर सकते हैं बार बार। एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसमें रिसर्च नहीं होगी तब तक हम बेटर पॉलिसी नहीं बना सकते। ओके, नेशनल एंथम को लेके कुछ कंट्रोवर्सी है, बट इतनी भी बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जयललिता जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी तमिलनाडु में, तो एक नॉर्म बनाया गया था कि जब गवर्नर एड्रेस करने आएंगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग स्टेट एंथम गाएंगे, और गवर्नर का एड्रेस जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नेशनल एंथम होगा। अब यहाँ पे कल तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, उन्होंने स्टेट एंथम तो किया संग, उसके बाद नेशनल एंथम संग नहीं किया। तो क्या ये ज़रूरी है? देखिए, मैंडेटरी तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें बताती हैं कि वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। Okay, respecting national anthem is among the first fundamental duties enshrined in our constitution. It is sung in all states legislature at the beginning and at the end of governor address. लेकिन तमिलनाडु ने ये कहा था कि हम बिगिनिंग में अपना स्टेट एंथम से शुरू करेंगे, और बाद में गवर्नर के एड्रेस के बाद नेशनल एंथम के साथ इसको ख़त्म करेंगे। ये प्रोविजन कन्वेंशन इन्होंने तैयार किया था 1991 में। ठीक है, इसी तरीके से त्रिपुरा असेंबली है, उसमें भी कई सालों तक नेशनल एंथम नहीं गाया गया, सिर्फ 2018 से वहाँ शुरू हुआ। उससे पहले नागालैंड में भी, वहाँ भी नेशनल एंथम वो लोग नहीं करते थे अपनी असेंबली में गवर्नर के एड्रेस के टाइम। ठीक है, लेकिन अभी वो शुरू हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्शन 51A, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। बट सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कहा है कि देयर इज नो मैंडेट फॉर नेशनल एंथम टू बी संग एंड ओनली ए कस्टमरी प्रैक्टिस। सो मैंडेमस इसके अगेंस्ट इशू करवाने गई थी एक लेडी, कि आप डायरेक्शन दीजिए गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा देखिए मैंडेमस अगेंस्ट दिस कैन नॉट बी इशूड। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको ये सिंग करना ही होगा गवर्नर के एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर वही ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस की बात है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ही वही कहना है कि ये कोई अभी इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन बस इसके बारे में इतना याद रखिए कि इसके लिए ना तो कोई वैक्सीन है, ना ही कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई है इसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, फिर भी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है, रेस्पिरेटरी एंड सीजनल इन्फ्लुएंजा केसेस को, क्योंकि हमारे यहाँ 2 केसेस आए हैं, वो भी इन्फेंट्स में आए, कर्नाटका में और गुजरात में। बट अभी तक ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं है कि इसको लेके कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत हो। ओके, इकॉनमी पेज में ऐसा कुछ खास है नहीं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत हो। नेक्स्ट इज़ अगेन वही सब है, इसराइल वेस्ट बैंक। यहाँ पर अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ हुआ था, तो इंडिया ने भी उसको कंडेम ही किया है कि इंडिया अनइक्विवोकली कंडेम पाकिस्तानी बॉम्बिंग ऑफ अफगान टारगेट्स। ठीक है, तो वो उधर चल रहा है। एंड मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया था उसी दिन शशि थरूर ने इसको लिखा था, उन्होंने बहुत सही लिखा था कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम शुरू होगी यहाँ से। ओके, तो अब पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर टाइप की चीज़ों में उलझ जाएगा, एक तरफ इंडिया में, एक तरफ अफगानिस्तान में। नाउ AI जनरेटेड डीप फेक्स टारगेटिंग वेमेन पॉलिटिशियन अराउंड द वर्ल्ड। अगेन यहाँ से आपको फॉर्डर मटेरियल मिलेगा कि वेमेन को रोकने के लिए, लीडरशिप पोजीशन पे जाने पे तक जाने में, ठीक है, कई तरह की चीज़ें, और AI उसमें एक बहुत बड़ा थ्रेट है। मैंने आपसे 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं पहले, इसी में एक इंपॉर्टेंट था डीप फेक्स।
ठीक है, मेंस 450 प्लस में मैंने आपको कराया था कि डीप फेक कितना बड़ा थ्रेट है। और इसका नतीजा भी देख लीजिए, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, उनके साथ भी हुआ था। दो लोगों ने उनके डीप फेक बना दिए थे, कुछ न्यूडिटी वाले, तो उन्होंने काफ़ी सारा क्लेम भी किया उन पर फिर। Female politicians are increasingly becoming victim of AI-generated deepfakes, pornography, and sexualized images. This threatens women participation in public life. Now, this is single point जो आप अपने आंसर में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं कि women's के साथ सोशल, इकोनॉमिकल और कई तरह के बैरियर हैं, और उसी में से एक सबसे बड़ा बैरियर जो इस वक्त थ्रेट बन के आया है वो है टेक्नोलॉजी। Okay, because these online boom in this AI and deepfakes, it is outpacing the efforts to regulate the technology globally with a proliferation of cheap artificial intelligence tools. अब क्या हुआ है कि AI के कुछ cheap tools भी आ गए हैं जो हर कोई परचेज कर रहा है और उससे इस तरह की हरकतें कर रहा है. It tarnished the reputation of women in public sphere, jeopardizing their career and undermining public trust and threatening national security by creating conditions for blackmail or harassment. जब ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ हो सकता है, फिर छोटों का तो बात ही क्या है. ठीक है, इसी के लिए एक टर्म भी यूज होता है, कॉटेज इंडस्ट्री. दीज आर AI एनहांस्ड पॉर्न. जॉर्जिया मेलोनी इज सीकिंग €1 लाख इन डैमेजेस फ्रॉम 2 men जिन्होंने उनके साथ ये हरकत की थी. दिस इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन. हम लोग वायलेंस की बात करते हैं ना वेमेन के अगेंस्ट, सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन. ओके, द ट्रेंड विल हैव ए साइलेंसिंग इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ वेमेन. ठीक है, तो ये छोटे से एक सिंगल लाइन पॉइंट है जो आपको एग्जाम में यूज़ हो सकता है. ड्रग एडिक्ट्स इन कन्फ्लिक्ट हिट म्यांमार. अब ड्रग्स बहुत सीवियर प्रॉब्लम है यार, और इंडिया में ही बहुत है. आज तक हम पंजाब पंजाब सुनते आ रहे थे, आप कभी इंदौर आके देखिएगा, सिर्फ लड़के ही नहीं, इवन गर्ल्स भी कम नहीं है. हाँ, हमारे इधर इंदौर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लीगल कल्टीवेशन होता है गांजा का एंड दिस चरस, और वो होता है मोस्टली मेडिकल पर्पसेस के लिए, लाइसेंस लेके होता है प्रॉपर तरीके से, बट उसका इलीगल प्रोलिफ्रेशन बहुत हो जाता है. एंड एक बार इसमें आप एडिक्ट हुए, उसके बाद आप चाहे पैसे उधार लेके लोगे, चाहे चोरी करोगे, लेकिन जिसको चाहिए वो लेगा ही लेगा. ओके, सो इसलिए कहते हैं कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो बॉम्ब की और बुलेट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, ड्रग्स एंड न्यूडिटी. ये दो चीज़ें कर दीजिए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड डू डाउनलोड द ऐप, क्योंकि आपको उसी पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी. 20 मिनट डिस्कशन, मेंस 450 प्लस की वीडियोस, और साथ में प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज. ओके, you can have this at a monthly subscription of 1000 if you want, or the annual subscription of 6000. Not just annual, it is actually a 18-month subscription. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.